Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट 2021 प्रॉपर्टी स्पेशल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार का खास फोकस हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर नजर आया। रिफॉर्म्स पर वित्त मंत्री का काफी जोर रहा ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इंडस्ट्री के लिए राहत की बात यह रही कि कोई नया टैक्स इस बजट में नजर नहीं आया। हालांकि आम टैक्स पेयर के लिए किसी तरह की छूट का भी कोई ऐलान नहीं किया गया। टैक्स स्लैब भी पहले जैसा ही रहेगा, कोई नया बदलाव नहीं है। वैसे तो सभी सेक्टर्स आम बजट से कुछ ना कुछ खास आशाएं लगाए हुए थे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें कुछ ज्यादा थीं। बजट भाषण में रियल एस्टेट सेक्टर महज अफोर्डेबल हाउसिंग में सिमट कर रह गया। इस बजट से रियल एस्टेट डेवलपर्स खुश हैं या खफा, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी मार्केट पर बजट का क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा, ये समझने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में क्या कुछ कहा रियल एस्टेट के लिए। Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by one more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. तो बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जक्षय शाह, चेयरमैन क्रेडाई नेशनल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद नंदन, एमडी सेवल्स इंडिया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जक्षय सर मेरा आपसे होगा कि इस बजट को देखने पढ़ने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि पोस्ट कोविड और ये पैंडेमिक के बाद किसी ने ऐसा अच्छा बजट नहीं सोचा था। टू बी वेरी फ्रैंक, डेवलप कंट्री से लेकर भी हमने अच्छा पैंडेमिक को संभाला है, और पहली बार घर रहने के लायक एक घर सोशल सिक्योरिटी के रूप में देखा जा रहा है। लोग निवेश करते थे स्टॉक एक्सचेंज में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। शेयर बाजार में, गोल्ड में, लेकिन घर एक स्टेटस सिंबल नहीं, एक नेसेसिटी नहीं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की तरह देखा गया। और सरकार ने कई पहलुओं पे रिफॉर्म्स किए कि डिसइन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशंस, ओपनिंग ऑफ द इंश्योरेंस, क्लीन अप प्लान फॉर द स्ट्रेस एसेट जैसे एआरसी में हुआ, साइन ऑफ अ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको एक आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, वो अनाउंस किया। तो ये पूरा इकोसिस्टम पैदा होगा, बिजनेस फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा होगा। और खास करके रियल एस्टेट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो सहूलत दी गई, एक साल और बढ़ गई है। लेकिन साथ साथ सबसे स्मार्ट जो चीज किया वो रीट्स में उन्होंने टीडीएस की सहूलत दे दी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें निवेश करेंगे। एआरसी की वजह से बैंक और एनबीएस में जो बैड लोन्स थी वो उसमें काफी उसमें लोग अभी बैंक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निवेश कर पाएंगे। एफडीआई का, ईसीबी का काफी उन्होंने सहूलत दे दी। तो मेरे हिसाब से एक इकोसिस्टम पैदा किए कि पैसा भी आए, रेरा की वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़े। एनआरआई जो 182 दिन की जो उसमें दिन की लिमिट थी वो 120 दिन कर दिया। तो अभी एनआरआई बहुत ही कंपनी या पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी तरह उसमें निवेश कर पाएंगे। इसमें कोई उसमें वो कैप नहीं होगी निवेश की। तो ये कुल मिला के एनआरआई मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था, वो इंडिया को कई, खास करके सीनियर सिटीजन, वो उनको अभी इंडिया में सेटल होना है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक जो हमने पूरे देश ने जो अच्छी तरह संभाला है। और
रेसिडेंस की जो पिछले, अरविंद मेरे से अभी सहमत हो गए, पिछले 3-4 महीने से जो रेसिडेंस में काफी उछाला और अच्छी आई है, मेरे हिसाब से पोस्ट वैक्सीनेशन कमर्शियल प्रॉपर्टी में 1 क्वार्टर के बाद भी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि रेसिडेंस ये खाली सेंटर का नहीं है बजट, अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी महाराष्ट्र पैटर्न लेना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी की रियायत है, उसमें प्रीमियम जो बढ़ते हैं प्लान पासिंग में, उसमें छूट देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के नेक्स्ट ये 10 साल के रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ये फाउंडेशन आज मैं देख रहा हूं। 10 साल, पिछले 10 सालों के मुकाबले आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बजट है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजीव तलवार जी, जो कि चेयरमैन हैं नरेटको के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्रेडाई, नरेटको ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी थी, एटीआईबी में संशोधन, स्वामी फंड का साइज बढ़ाने से लेकर तमाम मांगे की गई थी। बजट ऐलान में साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जो प्राथमिकता है सरकार की वो अफोर्डेबल हाउसिंग की है। जक्षय जी तो खुश होते दिख रहे हैं इस बजट से, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बड़ा साधारण सा जवाब है। जो भारत में जो शॉर्टेज है अधिक से अधिक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। बेशक वो 300 स्क्वायर फुट के घर हो, 600 के हो, 900 के हो या 1500 के भी हो, उनकी सबसे अधिक शॉर्टेज है। और इस देश में इस वक्त हमें 5 से 6 करोड़ ऐसे घरों की है, और उसी के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं कि उनको एक अवधि बढ़ाई गई है कि आप अगर इसमें निवेश करें, उसका प्रॉफिट इस्तेमाल करें फिर से, तो वो टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो रेंटल हाउसिंग है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, जो छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो अगर ये बढ़ोतरी होती है और लोगों की कमाई बढ़ती है, जिसमें सारा एक नेशनल ब्लूप्रिंट वित्त मंत्री साहिबा ने रखा है सामने, तो किसको फायदा होगा? जो लोग कमाएंगे वो किसमें निवेश करेंगे? सबसे अधिक इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस व्यक्ति को मिलती है जब वो एक घर लेता है और उसके घर के ऊपर छत होती है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले वर्षों में जैसे ही आर्थिक प्रणाली बढ़ेगी, सुदृढ़ होगी जी, तो जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो खरे उतरेंगे और उनको ही सारा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। फायदा मिलेगा कि वो जिस तरह के घर बनाने चाहे बनाएं, और वो अच्छे बनाते हैं घर, टाइम पे देते हैं घर, तो जरूर उनका फायदा होगा और जरूर वो बिक्री होगी। मेरा अगला सवाल अरविंद जी आपसे होगा कि बजट भाषण सुनने के बाद आम घर खरीदारों का रिएक्शन क्या होगा? कितना नफा नुकसान देखते हैं आप इस बजट में घर खरीदारों के हक में? देखिए, बजट तो जैसा जक्षय जी ने भी कहा, राजीव जी ने भी कहा कि बहुत लंबे एक दृष्टिकोण से बनाया हुआ बजट है, और इमीडिएट फायदे इसमें जितने हैं उससे कहीं ज्यादा लंबी दूरी के फायदे हैं। तो इमीडिएट अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो उन्होंने डिमांड साइड को, यानी कि बायर को उन्होंने 1.5 लाख रुपए की छूट दे रखी थी इंटरेस्ट पर, वो उन्होंने बढ़ा दी है। और जैसा जक्षय जी ने भी कहा, हमने देखा दिसंबर के अंत में कि रियल एस्टेट की खरीदी में काफी बढ़ोतरी आई थी, और इस कदम से और ज्यादा बढ़ोतरी आने की पूरी संभावना है। देखिए, जो दूसरी बड़ी चीज मैं मानता हूं जो अक्सर रेडार के नीचे चली जाती है, वो है रेंटल हाउसिंग पर जो पिछले साल जुलाई में जो ARHC की गाइडलाइंस का प्रोनाउंसमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। अब गवर्नमेंट ने इस बजट में दोबारा ये क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ एक फ्लैश नहीं था, उस पर इन्होंने दोबारा काफी ज्यादा फोर्स दिया है। और इससे न सिर्फ एक जनरल घर खरीदी में या घर के इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी आएगी, साथ ही जो माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी है उसको सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, इमीडिएट इस टर्म में या इस साल में आप कह लीजिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत बड़ी नेमत लेके आया ये बजट। लेकिन दीपक जी, मैं इसमें एक आयाम और जोड़ना चाहता हूं। आप इस बात को देखिए कि इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन तीनों पर जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खासकर जो बात छुपी हुई है शायद वो ये है कि इसमें कुछ तो इमीडिएट कैपिटल आउटले के तौर पर उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन जो आगे चलकर जो कोर सेक्टर से हटकर सोशल सेक्टर में जो बेनिफिट्स आएंगे अगले 2 सालों में, वो ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट को, यानी कि रियल एस्टेट को परोक्ष रूप से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो आप ये देखिए कि इस साल में इमीडिएट जो कैपिटल आउटले के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे,
लेकिन इसके बाद जो 2 साल तक जो बेनिफिट चलेंगे, जो हॉस्पिटल्स में आएंगे या दूसरे सोशल कोर सेक्टर में आएंगे, उसका जो बेनिफिट है उससे ओवरऑल रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा 8-10 पॉइंट और हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं बहुत स्पेसिफिक कि अर्बन डेवलपमेंट या रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सामने रखा हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजीव जी से, जक्षय जी से, कि ये आने वाले कई वर्षों के लिए इसने नींव रख दी हमने हमारे बजट। जक्षय सर, असेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो असेट मोनेटाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा जो है वो रियल एस्टेट को मिल सकता है। इसे कैसे देखते हैं आप? हम सबको पता है कि लैंड और एसेट इज अ रेयर कमोडिटी, और उसके ऊपर हमारे यहाँ जैसे राजीव इज माय वेरी सीनियर फ्रेंड और अरविंद भी मेरे कलीग मानेंगे कि आजादी के बाद रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी है, हम रोटी कपड़ा में तो आगे आ गए, लेकिन मकान में क्या है कि इट्स अ साइकिल ऑफ 7 to 8 ईयर, और उसमें निवेश करने के लिए पैसा और इतनी बड़ी मात्रा में हमको एफोर्डेबल हाउसिंग घर बनाना, तो कहीं ना कहीं एसेट मोनेटाइजेशन नहीं होगा तो हम कितने पैसे लाएंगे? हम डोमेस्टिक स्ट्रेंथ हमारी है, बाहर से आएंगे या फिर हम माल बेचेंगे, उससे पैसा आएगा या एनबीएफसी बैंक से आएगा। लेकिन एक इतना बड़ा एसेट मोनेटाइजेशन का एक पहलू है जो, जैसे हम बोलते थे कि भाई सरकार के पास अगर पैसा कम है तो डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट आएगा, या फिर बोरोइंग आएगा, या फिर इसको नॉन फिस्कल मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन भी एक ऐसा पहलू इतना बड़ा है जिसने कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे उसके बहुत बड़ी असर आएगी। और हमारे यहाँ जैसे आप घड़ी बनाते हो तो 1 महीने की साइकिल है, आप गाड़ी बनाते हो तो 2 साल में, ये 1.5 साल में बन जाती है, लेकिन घर 7 साल में, 6 साल में बनता है। तो एसेट मोनेटाइजेशन के हिसाब से जो द टाइम बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको जो आपके पास जो लिमिटेड पैसे हैं, राजीव जी मेरे साथ सहमत होंगे, जो लिमिटेड पैसे से आपका जो गोल है काफी आपको अच्छी तरह एफिशिएंटली डिलीजेंटली आप कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा पहलू है। आप कुल मिला के जो एफोर्डेबल हाउसिंग से लेके लग्जरी हाउसिंग, मिड सेगमेंट, LIG, MIG और पोस्ट वैक्सीनेशन कमर्शियल, ये सब पहलू के लेके न केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री लेकिन उसके जुड़ी हुई 300 इंडस्ट्री और 5 करोड़ फैमिली जो वर्कर्स हैं हमारे भाई बहन, उनकी जिंदगी भी आबाद हो जाएगी। मेरा अगला सवाल अरविंद जी आपसे होगा कि इनविट और रीट्स के डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया गया है। इसमें लिक्विडिटी की समस्या कितनी कम होगी और क्या बड़ी मात्रा में अब हम प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। रीट्स देख पाएंगे? देखिए, रीट तो हमने जो 2 देखे वो बहुत सक्सेसफुल देखे, और हम सबको पता है कि अब तीसरा रीट भी तैयार है, आ जाएगा। आने वाले समय में भारत में रीट्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है। बल्कि अगर मैं फिलहाल जो नहीं कहा गया, अगर उसमें उस दायरे में भी चला जाऊं, तो आने वाले वर्षों में भारत में न सिर्फ कमर्शियल बल्कि दूसरे रियल एस्टेट क्लासेस में भी रीट हो सकती है। हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग हो गया रेरा आने के बाद, तो इसलिए उसमें जो भी एग्जेम्पशन आज आप देते हैं वो न सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाता है। देखिए दीपक जी, मैं इसे थोड़ा वृहद पैमाने पर देख रहा हूँ। ये न सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाएगा बल्कि जो एनकरेजमेंट देता है इन्वेस्टर्स को इस मार्केट पे विश्वास बढ़ाने को, इस मार्केट में आगे बढ़कर और पहल करने को, पार्टिसिपेट करने को, उसके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव कदम है। तो लिक्विडिटी एक शॉर्ट टर्म एंगल हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस बात से कि सरकार ने ये करके अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम रीट्स को, इनविट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म प्ले देना चाहते हैं, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा। बिल्कुल, यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट 2021 प्रॉपर्टी स्पेशल, और आज हम बात कर रहे हैं कि बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला, डेवलपर उससे कितने संतुष्ट हैं, और घर खरीदारों को इस बजट से क्या कुछ मिलने वाला है या क्या कुछ मिला है, उस पर बात कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव सर, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है, लेकिन अभी भी ये दूर की कौड़ी है। ARSCs को लेकर डेवलपर्स का मानना है कि इसमें ROI निकलना काफी मुश्किल है। घाटे में डेवलपर्स बिजनेस तो करेंगे नहीं, फिर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का सपना किस तरह से पूरा होगा? देखिए, अभी जक्षय साहब ने आपको बिल्कुल बताया है कि एक नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन का प्रावधान किया गया है। रेंटल हाउसिंग जो है, और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग, जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि
7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए या 15 लाख, मैक्सिमम 50 लाख तक मिलना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि जब लैंड की कॉस्ट 0 हो जाएगी तो वो मकान आपको 7 लाख में भी, 15 लाख में भी और 50 लाख में तो निश्चित तौर से मिलेगा। तो ये जो सरकारी जितनी जमीनें हैं, आप अपने शहरों में देख लीजिए, जितने रेलवे के शहर हैं, एक इतना सरकार एक नेशनल ब्लूप्रिंट लेके चल रही है। जितने रेलवे के जंक्शन है वहां पे जितने अधिकतर घर होते हैं वो या तो 1 मंजिला होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला। आप दिल्ली शहर में देखें, मुंबई में देखें कि उन घरों को तोड़ के उसी जगह पे 10 मंजिले के घर बनाए गए हैं। डीडीए हो या महाराष्ट्र स्टेट हो, और भी स्टेट्स उसका प्रावधान करेंगी कि वहां पे जितना एफएआर अलाउड होता है वो देके सरकार अगर सिर्फ आधे घर खरीदे और आधे घर बिल्डर्स को बनाने दें तो ये बिल्कुल एक वायबल स्कीम है। दिल्ली में ऑलरेडी प्रचलित है, आप बना सकते हैं घर। वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग के घर होते हैं उनसे डीडीए ले भी लेता है 50%, और 50% डिवेलपर बेच के उनका पैसा भी वसूली हो जाती है और आरओआई भी मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे बहुत चीजें हैं जो हो सकती हैं। वित्त मंत्री साहिबा ने कहा है कि 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज को भी पैसा दिया जाएगा उनको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसलिए इतने स्कीम्स चल रही हैं कि अगर एक बारी सरकार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। अपना मन मुटाव कर ले और मन बना ले तो ये मुझे कोई इसमें निराशा नहीं है या कोई संकोच नहीं होता कि पूरी ये स्कीम एक वायबल स्कीम और अधिक से अधिक रेंटल हाउसिंग की स्कीम होंगी, छोटे से घर लेके बड़े से बड़े घर तक। मैं राजीव जी की बात को थोड़ा सा और बल देना चाहता हूं। देखिए, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम की जो ARHC की जो गाइडलाइन आई थी उसमें 2 मॉडल बताए गए थे। तो पहला मॉडल तो वैसे भी काफी वायबल लग रहा था, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग घर हैं बने हुए जो सरकार की स्कीम्स के तहत बनाए गए थे, लेकिन जो नहीं किसी वजह से डेवलप हो पाए या बिक पाए, उनको करना था, वो तो वैसे भी वायबल था। दीपक जी, जो दूसरी स्कीम थी ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत बाकी थी, क्योंकि उसमें जो तमाम कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, उनके पास जो जमीन है उसके ऊपर बनाने का था, और वहीं पे थोड़ा बहुत सा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन आज जो कहा गया है, जो बल दिया गया है, उसके बाद से वो रोड़ा मेरी नजर में दूर होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि हमने ऑलरेडी इंसेंटिवाइज कर दिया, हमने पॉलिसी के लेवल पर आज उसे कह दिया है कि आज हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। तो उसमें जो पहियों की कमी थी ना, वो पहिए लग गए आज। तो इसलिए अब वो मॉडल 2 भी, मैं समझता हूं, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग के साथ अब मॉडल 2 भी काम करेगा, और इसलिए जो ओवरऑल ARHC है ये अब चल पड़नी चाहिए मेरी समझ से। तो ये बहुत पॉजिटिव रहा। मैं सिर्फ राजीव जी की बात को थोड़ा बल देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। और आपको ध्यान देना चाहिए कि टैक्स एग्जेम्पशन मिला है रेंटल हाउसिंग के लिए, वो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। शायद हम लोग इससे वाकिफ नहीं हैं और इसीलिए इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे सर समय थोड़ा सा कम है, तो अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स और होम बायर्स की नजर से विश्लेषण करते हुए अगर हम देखें तो इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं देना तो 10 से 10 चाहता हूं, लेकिन मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि थोड़े तो राजीव जी और हम थोड़ा तो क्वेश्चन रहने चाहिए सरकार में जाने के लिए। एक पॉइंट मैंने बाकी रखा, इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके साथ करना पड़ेगा। तो 9 आउट ऑफ 10। जी बिल्कुल, जिस तरह से जक्षय सर ने 10 में से 9 नंबर दिए हैं, राजीव जी आपके पास आते हैं। आप बताइए कि इस बजट को अगर 10 में से नंबर देने हो, रेटिंग करनी हो, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चलूंगा जक्षय के साथ। 10 में से 9। जी हाँ, हर क्षेत्र में आप प्रावधान नहीं कर सकते हैं, पर जितने क्षेत्रों में आपने प्रावधान किया, इतना बड़ा बजट आपने दिया है 34 लाख करोड़ से ऊपर, और उसमें जितना भी कैपेक्स होगा, तो आप ये मान के चलिए कि जब समाज के पास पैसा होगा तो पहला निवेश, सबसे बड़ा निवेश होगा, वो होगा घर। अरविंद जी, आपने जक्षय जी और राजीव जी की रेटिंग के पॉइंट्स देख लिए हैं। आपकी नजर में इस बजट को आप कितने नंबर देंगे, कितने पॉइंट्स आप देंगे? देखिए, मैं वैसे तो 8 देने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है 9 से कम में काम चलेगा नहीं, और मैं कारण बता देता हूँ।
मैं इस बजट को एक इकलौता इवेंट के तौर पे नहीं देख रहा हूं दीपक जी, और मेरा ख्याल है जक्षत जी, राजीव जी सहमत होंगे। हमने पिछले एक साल में आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के तहत जो 1, 2, 3 स्कीम्स के तहत जो 27.1 लाख करोड़ का जो कमिटमेंट किया, चाहे वो डेट के माध्यम से, चाहे फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, उसकी ये कड़ी है ये बजट। और वो जो एफर्ट थे, चाहे वो डिमांड साइड के लिए, चाहे सप्लाई साइड के लिए, उनको इस बजट ने आगे एनहांस किया है, आगे बढ़ाया। और वित्त मंत्री जी ने शुरू में इस बात को कहा था और मैं इस बात से बहुत प्रभावित रहा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ एक रिकमेंडेशंस थे जो सरकार या तो पूरा नहीं कर पाई है, जिसके बारे में बात नहीं की है। उदाहरण के तौर पर हॉस्पिटल रेगुलेटर की बात की गई थी, वो नहीं है, हेल्थ केयर रेगुलेटर। लेकिन मैं समझता हूं अगर हम ऐसे माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढने निकलेंगे तो जो कुछ हमारे हाथों में आ रहा है इस बजट के माध्यम से, हम उसे अनदेखा कर देंगे। तो मेरा भी मानना है कि ये बजट 9 का ही है। अगर आप इसे आइसोलेशन में देखते तो शायद आप 8 कहते, लेकिन मैं पूरा एक साल देख रहा हूं जिसकी कड़ी है ये बजट, और इसलिए ये 9 से कम नहीं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया जक्षय जी और राजीव सर। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पे शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को बजट के विश्लेषण को बताने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो डेवलपर्स बॉडी के 2 बड़े संगठन क्रेडाई और नरेडको के चेयरमैन और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट अरविंद जी की ओर से रियल एस्टेट के लिहाज से इस बजट को 10 में से 9 नंबर दिए गए, यानी साफ तौर पर इस बजट में लॉन्ग टर्म विजन देखा जा रहा है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.